तो आप सभी, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 2025 की मलयालम लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर फिल्म थुडारम की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत होती है 25 मई 2024 से। पुलिस की काफी सारी गाड़ियां और एम्बुलेंस पुराकोयम जंगल की तरफ जा रही होती है, क्योंकि वहां पर कुछ तो हुआ है जिससे बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं और अब उन्हें वहां जेसीबी से मिट्टी हटाकर बाहर निकाला जा रहा है। मलबे में पुलिस की एक जीप भी दबी होती है जिसमें से एक घायल पुलिस वाले को निकाला जाता है और फिर टॉर्च जलाकर जब अंदर देखा जाता है ना, तो सभी शॉक। इसके बाद स्टोरी कुछ महीने पहले शिफ्ट होती है और हम बेंस नाम के एक स्टंटमैन को देखते हैं जिसने अपनी जवानी के टाइम में बहुत सारे साउथ हीरो के लिए स्टंटमैन का काम किया। उसके गुरु थे मास्टर पिलानी, जिनकी वो अभी भी बहुत इज्जत करता है। बेंस का नाम असल में दोस्तों सनमुगम है, मगर सभी उसको बेंस इसीलिए कहा करते हैं क्योंकि उसे अपनी ब्लैक एम्बेसडर बेंस कार से बहुत ही प्यार था। वही उसके रोजी रोटी का एकमात्र सहारा होती है। बेंस के परिवार में उसकी वाइफ ललिता, बेटा पवी और बेटी अम्मू होती है। ललिता तो हर समय चिढ़ी रहती है क्योंकि उसका बेटा बेटी उसकी एक नहीं सुनते। वहीं जब वो उनकी शिकायत बेंस से करती है तो बच्चे अपने बाप को आसानी से मोह लेते हैं, बेवकूफ बना देते हैं उसको। बेंस एक बहुत ही प्यारा आदमी है दोस्तों, जो कि अपने बच्चों पे ज्यादा रोक टोक नहीं लगाता, पर साथ ही वो ये भी चाहता है कि उसके बच्चे बुरी संगत से दूर रहें, उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह से इनकी प्यारी सी फैमिली हंसी खुशी अपना गुजारा कर रही होती है। पर एक दिन की बात है, बेंस अपने बेटे को कॉलेज से पिकअप करने के लिए अपनी ब्लैक एम्बेसडर को लेकर जाता है, जिससे पवी के दोस्त तो काफी सरप्राइज हो जाते हैं कि वाह यार, तुम्हारे डैड के पास तो विंटेज ब्लैक एम्बेसडर है और तुमने बताया भी नहीं। तो वो एक राइड लेने की कोशिश करते हैं, इसलिए उस कार में बैठकर पवी के घर जाते हैं। फिर ललिता बच्चों को थोड़ा खाना वाना खिलाती है और इतने में बेंस का एक गांव का दोस्त उसको शराब पीने को चलने को कहता है। तो बेंस पहले अपनी वाइफ से परमिशन लेता है और फिर शराब पीने जाता है। इधर पावी के दोस्त उसको उकसाते हैं कि भाई तेरे पिता तो घर पर नहीं है, चलना हम जरा एक राउंड मार के आते हैं तेरी गाड़ी में। पावी मना भी करता है कि नहीं यार, मेरे डैड को इस कार से बेहद प्यार है, वो इसे किसी को भी चलाने की इजाजत नहीं देते यार। मगर उसके फ्रेंड्स किसी तरह उसको मना लेते हैं और वो एक राउंड मारने जाते हैं। तभी बेंस शराब पीकर वापस आ रहा होता है। वो एक ही नजर में अपनी गाड़ी को पहचान लेता है क्योंकि पूरे शहर में किसी के पास ऐसी विंटेज कार नहीं होती। फिर वो इनको गाड़ी रोकने को कहता है। बेंस को देखकर पावी का फ्रेंड बिल्कुल डर जाता है और वो गाड़ी को मील के पत्थर में ठोक देता है। जिसके बाद तो बेंस के गुस्से का दोस्तों ठिकाना नहीं रहता और वो अपने बेटे पवी को रोड किनारे सबके सामने झापड़ लगा देता है। फिर वो पवी के दोस्तों को भी डांटता है कि तुम लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, फिर भी तुम ड्राइव कैसे कर रहे हो, अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती तो। फिर पवी और उसके दोस्तों को काफी झाड़ने के बाद वो अपनी कार को गराज लेकर जाता है, जहां उससे मिस्त्री कहते हैं कि गाड़ी तो काफी डैमेज हो गई है, इसको बनाने में 1-2 दिन तो आराम से लग ही जाएंगे। वहीं गराज का मालिक प्रेमचंद, जो कि बेंस का फ्रेंड भी है, वो कहता है कि कब तक यार इस खटारे पे पैसे लगाओगे, इसे बेचकर कोई सेकंड हैंड गाड़ी ले लो बढ़िया वाली। जिसपे बेंस कहता है कि मैं तुमसे पैसे ले रहा हूँ क्या इसको रिपेयर करने के, नहीं ना, तो तुम ज्यादा ज्ञान मत दो। फिर प्रेमचंद कहता है कि मनिक सेकंड हैंड पार्ट पुर्जे लगाकर काम खत्म करो। बेंस कहता है कि सेकंड हैंड, अरे मैं पैसे देने को तैयार हूँ, मगर मेरी गाड़ी में सिर्फ नई चीजें लगनी चाहिए। तब मनिक भी बेंस से कहता है कि ओके बॉस, लग जाएगा। इसके बाद बेंस अपने बेटे पवी को कॉल लगाता है, पर वो फोन पिकअप नहीं करता। तो बेंस का फ्रेंड शाजी कहता है कि आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, जरा सा डांट दो तो पता नहीं कहाँ क्या करते हैं, थोड़ा गुस्सा निकलने दो, खुद ही वापस कॉल करेगा। काफी देर तक बेंस अपनी कार की मरम्मत अपनी आंखों के सामने करवाता है और अपने बेटे के कॉल के इंतजार में भी वहीं बैठा रहता है। और जब वो कोई जवाब नहीं देता तो बेंस उसे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजकर माफी मांगते हुए कहता है कि देखो बेटा, उस टाइम गुस्से में मैंने तुम पे हाथ उठा दिया, पर तुम्हें तो पता ही है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन पवी को लगता है कि डैड तो मुझसे ज्यादा अपनी कार से प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने मेरे दोस्तों के सामने मुझ पे हाथ उठाया अपनी कार के लिए। यही सब सोचकर वो मैसेज का कोई जवाब नहीं देता और ना ही घर जाता है। कुछ ही घंटों के बाद बेंस को उसके मास्टर पिलानी के नंबर से कॉल आता है और कॉल पे कोई दूसरा आदमी ही था, जो कि रोते हुए बताता है कि मास्टर जी की मौत हो गई है। अब ये जानकर बेंस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जाता है सीधे अपने घर और अपनी वाइफ को ये बातें बताता है। वो भी साथ चलने की जिद करती है, मगर बेंस उसे ये कहकर मना कर देता है कि देखो, तुमने तो मास्टर जी को हमेशा हंसते मुस्कुराते देखा है, तुम उन्हें इस हालत में देखोगी तो नहीं सह पाओगी, इसलिए मुझे शाहजी रेलवे स्टेशन तक छोड़ देगा और मैं अकेला ही होकर आ जाता हूँ। बेंस अगले ही दिन अपने मास्टर जी के घर पहुंच जाता है, जहाँ फिर उनकी चिता को अग्नि दी जाती है और उनके अंतिम संस्कार करके बेंस उसी रात वापस ट्रेन से घर आ जाता है। रास्ते भर वो मास्टर जी की याद करते करते रोए जाता है और यहाँ पहुंचने पे उसको एक और शॉकिंग न्यूज पता चलती है। दरअसल रेलवे स्टेशन से पिकअप करने के लिए प्रेमचंद आया है अपनी स्कूटी लेकर। बेंस उसको सीधा गराज चलने को कहता है और अपनी गाड़ी के बारे में पूछता भी है कि काम हो गया ना ढंग से, जिसपे प्रेमचंद बात काटते हुए मास्टर जी की मौत कैसे हुई ये बातें पूछता है, जिसका जवाब बेंस देता है कि उन्हें कोविड हुआ था ना, कोविड तो ठीक हो गया था लेकिन उनकी तबीयत फिर दोबारा से पहले जैसी हो गई। आए दिन उनकी तबीयत खराब ही चलती रहती थी और अचानक फिर उनकी मौत हो गई, इसलिए तुम भी अपनी दवाइयां टाइम पे लेते रहो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। वैसे तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है, क्या हो गया, तबीयत ठीक तो है ना तुम्हारी? अरे ये कहाँ लेकर आ गए, तुम मुझे गराज ले जाने के बजाय पुलिस स्टेशन क्यों लेकर आ गए हो? फिर वहाँ वो शाह जी को भी देखता है तो पूछने जाता है कि तुम सब पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हो, क्या हो गया?
एंड तभी उसकी नजर पड़ती है अपनी कार पे जो कि पुलिस स्टेशन में जमा है, जिससे बेंज हाइपर एकदम से। तब शाजी उसे शांत करते हुए कहता है कि भाई मुझे पता है वो कार तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, पर मेरा यकीन करो मैं कार निकलवा दूंगा। दोस्तों बात दरअसल ये है कि प्रेमचंद के यहाँ जो मिस्त्री काम करता था ना, वो मनिक, वो गाड़ी बनाने के बाद उसी गाड़ी से एक पार्टी को ड्रग्स बेचने जा रहा था, पर सब इंस्पेक्टर बैनी ने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया। तो मनिक खुद को बचाने के लिए बैनी के चेहरे पे घुसा मारकर भाग गया, जिसके बाद बैनी की आंख के पास बिल्कुल लाल हो गया और फिर बैनी गुस्से में वो गाड़ी पुलिस स्टेशन लेकर आ गया। पर अब जब शाहजी, प्रेमचंद और बेंस बैनी से बात करते हैं कि मनिक सिर्फ एक मिस्त्री था, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं था, प्लीज इस गाड़ी को छोड़ दीजिए, तो बैनी का कहना होता है कि मैं इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला, उस लड़के ने मुझ पे हाथ उठाया था, मुझ पे, ऐसा ही बैनी पे, उसे उसके किए की सजा तो जरूर मिलके रहेगी। और रही बात उस गाड़ी की, तो उसका परमिट कहाँ है? बिना किसी परमिट के तुम उस आउटडेटेड मॉडल को टैक्सी की तरह यूज कैसे कर रहे हो, ये भी बताओ। तभी यहाँ पे कांस्टेबल सुरेश आता है, तो वो बैनी से कहता है कि सर मेरी बहन की शादी है ना, तो मैं छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन दिया था। बैनी कहता है कि इंस्पेक्टर को आने दो, तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारी बहन की एक दिन शादी की पहले छुट्टी मिल जाएगी। इसके बाद बेंज बैनी से कहता है कि सर वो मेरी गाड़ी सिर्फ लोकल राइड के लिए इस्तेमाल करता हूँ मैं, अगर आप चाहो तो मैं फाइन वाइन पे करने को भी तैयार हूँ, पर प्लीज मेरी गाड़ी मुझे लौटा दीजिए। बैनी कहता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम लोग चलते बनो, निकलो। फिर लगातार बेंज 2 दिन तक पुलिस स्टेशन के आसपास ही घूमता रहता है, वो अपने घर भी नहीं जाता अभी तक, उसे तो बस किसी भी तरह अपनी गाड़ी वापस चाहिए, पर बैनी तो मानने को तैयार नहीं होता, जिसकी वजह से बेंज अपना सारा गुस्सा प्रेमचंद पे उतारता है कि तुमने ऐसे मिस्त्री को काम पे रखा ही क्यों। प्रेमचंद डरते हुए कहता है कि भाई मुझे थोड़ी पता था कि वो लड़का ऐसा निकलेगा। अब एक दिन की बात है दोस्तों, शाजी कहता है कि सुनने में आया मनिक अपने घर गया हुआ है, चलो उसे उसके घर से दबोच लेते हैं और सीधे पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। मगर जब ये लोग उसके घर जाते हैं तो मनिक के पेरेंट्स लड़ाई करके इनको भगा देते हैं वहां से। बेंज उनके आगे गिड़गिड़ाता भी है कि मेरी रोजी रोटी वाली कार का सवाल है, तो मनिक के पेरेंट्स और भड़क जाते हैं कि वो कई दिनों से घर नहीं आया, और आता भी है तो क्या हम तुम्हारी रोजी रोटी के लिए अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर देते हैं? तब बेंज जाकर एक लोकल नेता से मदद मांगता है। वो नेता पुलिस वालों की जेब गर्म करके गाड़ी छुड़ाने की राय देता है, जिसके लिए बेंज राजी भी हो जाता है। वो कहता है कि कितने पैसे देने होंगे, तो उससे पता चलता है कि 10,000 इंस्पेक्टर को देने होंगे, 8,000 उस बंदर बैनी को देने होंगे जिसने कार को सीज किया है। तब बेंज अपनी वाइफ को कॉल लगाता है और पैसे मांगता है, तो वो कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? तो हमारी बेटी के लिए जो हमने सोने का चेन बनवाया था, बस वो इतना कहता ही है कि इतना सुनते ही ललिता गुस्से में लाल पीली हो जाती है और कहती है वो मैंने उसकी शादी के लिए रखा हुआ है, शादी के लिए। अगली सुबह हो जाती है और जब बैनी देखता है कि बेंज तो आराम से अपनी कार को वॉश कर रहा है, तो वो उस पे और गुस्सा हो जाता है कि ये एविडेंस है और तुम इसको धोकर एविडेंस के साथ छेड़खानी कर रहे हो। इस पे बेंज कहता है कि ये मेरी गाड़ी है, मैंने आज तक इसे इतने प्यार से रखा है और आज इस पे धूल मिट्टी जम गई, इसीलिए मैं तो बस इसको वॉश कर रहा हूँ। और एक बात बताइए, आप लोग ये सारे कानून गरीबों के सामने झाड़ते हो क्या? अमीर लोगों के सामने तो आपकी बोलती बंद हो जाती है। इस बात को लेकर अब दोनों के बीच में काफी गर्मा गर्मी बहस हो जाती है, बात हाथापाई तक पहुंच जाती है और तब बाकी के लोग इनको छुड़ाते हैं। पर बैनी कसम खा लेता है कि अब तो चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारी गाड़ी को छोड़ने वाला नहीं, ये यहीं पुलिस स्टेशन में रहेगी चाहे सड़ जाए। इसके बाद तो नेताजी भी बेंज को डांटते हैं कि हम यहाँ कुछ ले देकर मामला सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और तुमने बात को और बढ़ा दिया। बेंज कहते हैं मैं तो उस सब इंस्पेक्टर को फूटी कौड़ी तक नहीं देने वाला। नेता कहता ठीक है, फिर अब आगे जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद हो गए, मैंने कोशिश की थी तुम्हारी मदद करने की, पर जब तुम बात को समझ ही नहीं रहे हो तो मैं बीच में क्यों पड़ूं। बेंज जाता है सीधे अपने घर, अपनी वाइफ को सारी बातें बताता है। फिर रात में वो ललिता से पवी के बारे में पूछता है, तो ललिता बताती है वो तुमसे नाराज है इसीलिए घर नहीं आ रहा, वो तो अपने कॉलेज के हॉस्टल में रुका हुआ है, आज सुबह उसने फोन किया था वैसे और गाड़ी के बारे में पूछ रहा था, तो मैंने भी कह दिया कि बस अब तो उस गाड़ी का काम तमाम हो गया। ये सुनकर बेंज उठ जाता है और कहता है कि मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है, जिसपे ललिता कहती है कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला तुम्हें। वो टॉन्ट मारते हुए कहती है दोस्तों, लेकिन बेंज यहाँ पे एक ही चीज कहता है, मैं एक बार पुलिस स्टेशन होकर आता हूँ। फिर वो उसी रात में उठकर ऑटो से पुलिस स्टेशन आ जाता है जहाँ अभी तक इंस्पेक्टर जॉर्ज छुट्टी से आ गया था। तो बेंज उनसे विनती करता है और वो काफी हंसमुख टाइप का इंसान लगता है, मान भी जाता है। वो बैनी के हाथों से ही बेंज को उसकी गाड़ी की चाबी लौटाता है, जिससे बैनी का तो गुस्से में बुरा हाल। तब जॉर्ज उसको समझाता है कि इतना ईगो में रहना ठीक बात नहीं है, जो हुआ है भूल जाओ। अच्छा तो आज सुरेश की बहन की प्री वेडिंग सेरेमनी भी है ना बेंज, क्या तुम वहाँ अपनी गाड़ी में ले चलोगे मुझे? देखो मैंने बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट किए तुम्हारी गाड़ी वापस करवा दी, इतना तो तुम हमारे लिए कर ही सकते हो। तो बेंज भी खुशी खुशी राजी हो जाता है। तब जॉर्ज बैनी को कहता है कि चलो तुम भी बैठो, तो बैनी अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर बैठ जाता है। उसे अपने सीनियर की बात माननी पड़ती है और इसकी उसको बड़ी खुन्नस भी होती है। वो रास्ते भर बेंज को बस घूरते जाता है, वहीं जॉर्ज तो हंसी खुशी बेंज से बातचीत करते हुए जाता है। पार्टी में लोग फुल एंजॉय करते हैं। वो बेंज को भी शराब पीने को कहते हैं, मगर बेंज कहता है नहीं साहब, मुझे ड्राइव करके अपनी गाड़ी सही सलामत वापस घर लेकर जानी है, इसलिए मैं तो शराब नहीं पी सकता। तो फिर जॉर्ज उसके साथ जबरदस्ती भी नहीं करता। अब बेंज काफी देर तक इंतजार वहां पे करता है कि ये लोग कब वापस चलेंगे। इंतजार करते करते वो चेयर पे सो जाता है।
फिर आधी रात को बैनी उसको जगाता है और कहता है हमें निकलना है, चलो। पर जॉर्ज कहता है कि देखो, घर चलने से पहले हमें थोड़ा वहाँ पूरा कैंप चलना होगा। वहाँ पे सुरेश का एक फार्म हाउस है, वहीं हमें कुछ काम भी है, तो प्लीज वहाँ भी थोड़ा चल लो। बैंस कहता है पर वो जगह तो शहर से काफी दूर है सर, हमें लौटते लौटते सुबह हो जाएगी। जॉर्ज कहता है तो क्या हो गया, गाड़ी मिलने की खुशी में इतना तो कर ही सकते हो। इसके बाद बैंस की गाड़ी में जॉर्ज, बैनी और सुरेश तीनों साथ बैठकर जाते हैं पूरा कैंप। रास्ते में जॉर्ज बैंस से कहता है कि सुनने में आया है कि तुम एक फिल्म में स्टंटमैन थे, तो फिर ये टैक्सी ड्राइवर कैसे बन गए। बैंस फिर अपनी स्टोरी बताता है कि मैंने 60 से 70 फिल्मों में फाइटिंग सीन किया है। हर एक बार एक तमिल फिल्म की शूटिंग के दौरान एक एक्सीडेंट हुआ, मेरी जान बचाने के लिए मेरे एक दोस्त ने अपनी जान गंवा दी। फिर ये मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचा, जिसके बाद ये हुआ कि मेरे मास्टर को फिल्म्स के प्रोजेक्ट्स मिलने बंद हो गए। उनके पास एक कार थी जो उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दी थी ताकि मैं इससे कमा खा सकूं, इसीलिए ये कार मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखती है। एक तरफ से देखा जाए तो मेरे गुरु की दी हुई ये एक गिफ्ट है और इससे मेरी कई यादें भी जुड़ी हुई है। लगातार कई घंटे तक ड्राइव करने के बाद ये लोग अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं, मगर जॉर्ज कहता है हमें और 2 किलोमीटर आगे जाना है। कहते कहते वो 4 किलोमीटर आगे चला जाता है। यहाँ का रास्ता भी दोस्तों खराब हो चुका है और ये तो एक हिल है जहाँ एम्बेसडर कार को ले जाना बड़ा मुश्किल है। बेंस कहता भी कि सर मेरी गाड़ी में स्क्रैच आ रहे हैं, अब आप लोग पैदल ही चले जाइए ना, पर वो मानता ही नहीं और नदी नाला सब पार करवाता है। बेंस दोबारा कहता है कि सर मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी, पर वो नहीं मानते। काफी देर तक जब ये लोग नहीं मानते और बेंस को आगे बढ़ते रहने को कहते हैं, तो आखिर में बेंस को कहना पड़ जाता है कि सर अब आप लोग कॉल वॉल करके किसी जीप वाले को बुला लीजिए, मेरी गाड़ी इतनी ऊंचाई पे नहीं जा पाएगी। जब प्यार से जॉर्ज को काम बनता हुआ नहीं दिखता तो वो बेंस को सारी सच्चाई बताने लगता है कि देखो कल सुरेश की बहन की शादी है ना, तुम तो उसके परिवार वालों से मिल चुके हो, सभी शादी के लिए कितने खुश हैं, पर एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि सुरेश की बहन का कॉलेज टाइम से एक बॉयफ्रेंड था जो कि आज रात घर पे आ धमका जिस वक्त तुम सो रहे थे। उस लड़के ने आकर तमाशा खड़ा कर दिया, वो शादी रुकवाना चाहता था। सुरेश की बहन ने भी क्लियरेंस दे दिया था कि मैंने इससे कब का ब्रेकअप कर लिया था और मैं वहीं शादी करूंगी जहां मेरे घर वाले बोलेंगे। तो इसीलिए हमने उस लड़के को समझाने बुझाने के लिए एक कमरे में लेकर गए, जहां उस लड़के ने सुरेश की बहन की अश्लील वीडियो और फोटोज दिखाकर सुरेश और उसके पिता को कहने लगा कि मैं इसे अभी सोशल मीडिया पे पोस्ट करूंगा। अब यार सुरेश के पिता एक सीधे साधे आदमी है, वो अपनी बेटी की लाइफ इस तरह से खराब होते हुए नहीं देख पाए और उन्होंने हड़बड़ी में उसको धक्का दे दिया। सर पर चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब कहना हम पुलिस वाले हैं, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो बात ऐसी है बेंस कि हम उस लड़के की लाश को तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में भर कर लेकर आए हैं यहाँ ठिकाने लगाने के लिए, पर तुम वो के साथ ही नहीं दे रहे। इतना सुनकर बेंस को अपने हाथों पे कंट्रोल नहीं रहता। वो इंस्पेक्टर जॉर्ज को कॉलर पकड़कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरी गाड़ी में लाश रखने की। वो फिर जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरता है और डिक्की खोलकर चेक करने जाता है, तो वैनी उसको दर्द दबोच और जॉर्ज कहता है कि देखो बेंस, अगर तुम हमारी बात नहीं सुनोगे तो आज रात इस जंगल में एक नहीं 2 लाशें ठिकाने लगेंगी, तुम जिंदा नहीं जा पाओगे यहाँ से। अब अपनी जान की धमकी मिलने के बाद बेंस को वही करना पड़ता है जो जॉर्ज उसे करने को कहता है। वो चुपचाप पिछली सीट पे सुरेश के साथ बैठ जाता है, वहीं गाड़ी अब चलाता है बैनी और उसके बगल वाली सीट पे जॉर्ज बैठा होता है। फिर काफी ऊंचाई पे जाने के बाद ये लोग कार से उतरते हैं और बेंस को अपनी जगह पे चुपचाप बैठे रहने को कहकर वो लाश को ठिकाने लगाते हैं। पर इन्हें नहीं पता होता कि आज हिल टॉप पे एक पूजा है। वहीं से एक आदमी कुछ सामान वामान लेकर अपनी गाड़ी से नीचे की ओर आ रहा होता है, तभी उसकी नजर बेंस पे पड़ती है। वो कहता है कि इस तरह बीच में गाड़ी खड़ी क्यों हो रखी है, मगर बेंस डर के मारे कुछ नहीं कहता, तो वो वहां से चला जाता है। कुछ देर के बाद बेंस के पॉकेट में जॉर्ज कुछ पैसे रख देता है ताकि वो अपना मुंह बंद रखे, पर वापसी के टाइम इन्हें बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो कि हिल टॉप पे पूजा करने के लिए जा रहे थे। जिससे क्या होना था, सभी लोग दोस्तों इस ब्लैक विंटेज कार को नोटिस कर लेते हैं। अगली सुबह की बात है, जब ललिता झाड़ू देने के लिए बाहर आती है तो बेंस को कार में देखती है। उनका कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा होता है और गाड़ी की हालत हद से ज्यादा खराब हो चुकी है, जिससे ललिता शक भरी निगाहों से अपने पति को देखती है। वो समझ चुकी थी कि कोई ना कोई तो गड़बड़ी जरूर है। वो धीरे से क्वेश्चन करने लगती है कि तुम पूरी रात कहाँ थे, बताओ कार की ये हालत हुई कैसी। तो बेंस बस इतना ही कहता है कि रात में कुछ सवारी मिल चुकी थी और वो सब छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है, जरा चाय पिला दो। इधर माँ बेटी आपस में बात करती है कि आज बेंस कुछ ज्यादा ही चुपचाप है। उधर बेंस भी नोटिस करता है कि डॉगी बार बार उसे डिक्की की ओर बुला रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ बताना चाहता हो। अब बेंस को तो पता ही नहीं कि डॉग इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, इसलिए वो उसे दूर भगाकर डिक्की खोलता है और यहाँ डिक्की में थोड़ा बहुत खून लगा होता है दोस्तों, साथ ही एक वॉलेट भी होता है। जैसे बेंस उस वॉलेट को खोलने वाला होता है तभी उसकी वाइफ चाय लेकर आ जाती है और डर के मारे बेंस उस वॉलेट को दूर फेंक देता है तुरंत और डिक्की भी बंद कर देता है ताकि उसकी वाइफ को कल रात के
किस्से के बारे में कुछ पता ना चले। फिर वो नहाता है और अपनी गाड़ी को एक तालाब के पास ले जाकर अच्छे से धोता है, डिक्की में स्प्रे वगैरह मरवाता है। तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। अब वहां जाने पे पुलिस वाले उसको धमकाते हैं कि कल रात जो कुछ भी हुआ, अगर उसके बारे में किसी से कुछ भी बात की तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। फिर जब बेंज वहां से जाने लगता है तो देखता है कि मनिक के माता पिता पुलिस स्टेशन आए हुए हैं और वो जानना चाहते हैं कि पुलिस ने मनिक के साथ आखिर क्या किया, क्योंकि वो कभी इतने दिनों तक घर से बाहर नहीं रहता। जिसपे बेनी गुस्से में कहता है कि मैं तो नहीं बताने वाला कि हमने उसको मार कर दफना दिया या वो हमारे हाथ लगा ही नहीं। इस बात से बेंज को शक होता है कि कहीं कल रात इन्होंने मनिक को तो नहीं ठिकाने लगा दिया। यही सब सोच सोच कर बेंस का दिमाग खराब हो रहा होता है। ऊपर से रात में ललिता कहती है, तुम एक बार भाभी से मिल क्यों नहीं लेते? तुम दोनों का ये बाप बेटे का झगड़ा और कितने दिन चलने वाला है? अच्छा तुम और एक बात बताओ कि इतने दिनों में कभी तुमने अपने कपड़े नहीं धोए, फिर आज ये चमत्कार कैसे हो गया? तुमने कपड़े धुल तो दिए मगर अभी भी उसमें रेड रेड लगा हुआ है, वो किस चीज का निशान है? ये सुनकर बेंस की हालत खराब, लेकिन वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मेरा ना बहुत दिमाग खा रही हो। तो वो चुपके से अपनी उस शर्ट को जला देता है जो कि कल रात उसने पहन के रखी हुई थी। अब कुछ देर के बाद से फिर इतनी तेज बारिश होती है कि क्या बताएं, पर फिर भी इस बारिश में बेंस पबी के हॉस्टल जाता है, जहां उसे पता चलता है कि पबी तो कल रात से हॉस्टल में है ही नहीं। वो मेडिकल इमरजेंसी के बहाने बनाकर निकल गया था, मगर वो ना तो किसी हॉस्पिटल गया और ना ही घर आया। इसीलिए बेंस जाता है पुलिस स्टेशन, जहां इंस्पेक्टर कहते हैं कि आजकल देखो लड़के नशा वगैरह करके घूमने फिरने में काफी बिजी रहते हैं, 2-3 दिन रुक जाओ, अगर वो कहीं आउट ऑफ स्टेशन बिना बताए घूमने गया होगा तो खुद ही वापस आ जाएगा, पर हाँ फिर भी तुम मिसिंग कंप्लेंट लिख दो। तब बेंस सारी डिटेल्स बताता है कि 23 मई से मेरा बेटा पबी मिसिंग है, वो हॉस्टल से अपनी राइड बाइक से निकला था और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं। और जब बेंस वापस अपने घर जाने लगता है तो उसे पुलिस स्टेशन के बाहर गाड़ियों की भीड़ और अपने बेटे की बाइक भी दिखती है। पर जब वो ये बात बैनी से कहता है तो बैनी उसे बताता है, ये बाइक तो हमें 4 महीने पहले मिल गई थी, लगता है दोनों सेम मॉडल होगा, पर ये तुम्हारे बेटे की बाइक नहीं है। भला उसकी बाइक यहाँ पर क्या करेगी? सुनो बारिश बहुत तेज हो रही है, तुम घर जाओ, कल तुम्हारे बेटे की तलाश करेंगे। और दोस्तों अभी भी बेंस को ये लग रहा है कि कल रात जिस बॉडी को ठिकाने लगाया वो मनिक की बॉडी थी, इसीलिए वो अपने घर के पास वाले बगीचे में आता है, जहां उसने जल्दबाजी में डिक्की में से उस वॉलेट को फेंक दिया था। जब वो उसे वापस ढूंढकर खोलता है, उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो वॉलेट किसी और का नहीं बल्कि बेंस के बेटे पवी का है। अब तो बेंस को यकीन ही नहीं होता कि पुलिस वालों ने मेरी ही गाड़ी में मेरे ही बेटे की लाश को छुपा कर रखा और मुझसे बताया भी नहीं और मुझसे मदद मांगकर उसको ठिकाने लगा दिया, और मैंने बस लाश का पैर बोरी में से लटके हुए देखा जब वो उसको दफनाने के लिए लेकर जा रहे थे। मैंने आखिरी बार भी अपने बेटे का चेहरा तक नहीं देखा। तो वो आधी रात को रोते बिलखते हुए बाथरूम में गुजारता है और अपने घर वालों को इसके बारे में कुछ नहीं बता पाता, हिम्मत ही नहीं है उसकी बताने की। फिर सबके सो जाने के बाद वो जाता है सुरेश के घर और वहां उससे कहता है कि कम से कम तुम्हें तो मुझे सच्चाई बता देनी चाहिए थी, पर वो कहता है कि मुझे खुद नहीं पता था तो मैं तुम्हें क्या बताता। इधर आज रात इतनी बारिश होती है कि पुरक्कम हिल्स में लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं और वहाँ जो पूजा वगैरह चल रही थी उससे काफी सारे लोग मलबे में दबकर मर जाते हैं, और जल्द ही रेस्क्यू टीम वहाँ पहुंच जाती है और सारे जख्मी लोगों को मलबे से निकालकर एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। इस दरमियान इनको एक पुलिस की जीप मिलती है, जिसमें 2 लोकल पुलिस वाले जो कि सिक्योरिटी के लिए जा रहे थे उनकी भी लाश मिलती है। पर इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली चीज ये है कि उस जीप में से एक बोरी के अंदर एक लड़के की लाश मिलती है। लैंडस्लाइड की वजह से मीडिया वाले भी वहां पहुंच चुके होते हैं और अब वो इस बात को पकड़ लेते हैं और समझ जाते हैं कि किसी ने हाल फिलहाल में ही इस लड़के को मारकर यहाँ दफनाया होगा, पर लैंडस्लाइड की वजह से इसकी लाश मलबे के साथ जीप के अंदर चली गई। फिर लाश की पहचान की जाती है और पता चलता है कि ये लड़का कहाँ का रहने वाला है। तो अगले दिन वहीं की पुलिस डिपार्टमेंट को इसे सॉल्व करने का जिम्मा सौंपा जाता है। जाहिर सी बात है ये लाश बेंस के बेटे पवी की है। अब इससे जॉर्ज और बैनी तो काफी परेशान हो जाते हैं कि हमने इतनी मुश्किल से इस लाश से पीछा छुड़ाया और ये वापस हमारे पास आ गई, और अब तो इसका पोस्टमार्टम भी चल रहा है। तभी प्रेमचंद आकर पुलिस वालों को बताता है कि मनिक आज मेरे गराज पे आया था, पर मैंने उसे काम पे वापस नहीं रखा, मगर अब तो बैनी का सारा ध्यान मनिक से हटकर इस केस पे आ गया है, मतलब पवी वाले केस पे। ऊपर से आज सुरेश भी पुलिस स्टेशन नहीं आया होता। तो बैनी जब पता करता है तो उसके घर वाले बताते हैं कि एक आदमी ब्लैक एम्बेसडर में आया था और वो सुरेश को अपने साथ लेकर गया। बैनी सीधे जाकर जॉर्ज को सारी बातें बताता है कि पक्का वो बेंस ही होगा सर, पर ना तो बेंस का फोन लग रहा होता है ना ही सुरेश का। जॉर्ज फिर अपना शैतानी दिमाग दौड़ाता है और रात में जाता है बेंस के घर। वहाँ वो बेंस के बारे में पूछता है तो उसकी बीवी कहती है वो तो कल रात से घर ही नहीं आए। तो फिर जॉर्ज पूछने लग जाता है कि बेंस और पवी का रिश्ता कैसा था। सुनने में आया कि बेंस ने पवी को बीच सड़क पे थप्पड़ मारा सबके सामने। अब पुलिस की इस तरह की बातों से ललिता भड़क जाती है और कहती है जो कहना है साफ साफ कहो,
बेंस के लापता होने से उसके दोस्त भी घर पर आए होते हैं। तो जॉर्ज प्रेमचंद को साइड में ले जाकर बताता है, हमें पवी की लाश मिली है। वो जो लैंडस्लाइड में से लाश बरामद हुई ना, वो किसी और की नहीं, उसी की है। और हमें शक है कि उसका खून बेंस नहीं किया है। पुराक्यम के लोगों का कहना है कि उन्होंने 23 तारीख की रात वहां पर एक ब्लैक एम्बेसडर कार को नोटिस किया, और जब कल रात से लाश बरामद हुई है तब से बेंस गायब है। इसलिए जैसे बेंस वापस घर लौटे या उसके बारे में कुछ भी पता चले तो पुलिस को बता देना। ये सुनकर तो प्रेमचंद बिल्कुल हैरान। जॉर्ज के जाने के बाद उसकी सारी बातें वो ललिता को बताता है। ललिता तो बिल्कुल हिल जाती है न्यूज को सुनकर। जोर जोर से बेचारी रोना शुरू कर देती है अपने बच्चे के लिए। और यहाँ गाड़ी में बैठा जॉर्ज एक शैतानी हंसी हंसता है। दूसरी ओर हम बेंस को देखते हैं, जिसने एक छोटे से होटल रूम में सुरेश को बंदी बना के रखा हुआ है, और वो जानना चाहता है उन्होंने पवी को क्यों मारा। जिसपे सुरेश बताता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता यार। उस रात तो जॉर्ज सर ने मुझसे कहा कि मुझे पुराक्यम के जंगल में शराब पीनी है, तुमने उस एरिया का रास्ता देखा हुआ है तो चलो मेरे साथ। फिर वहां जाने के बाद जब तुमने कहा कि गाड़ी आगे लेकर मैं नहीं जा पाऊंगा, तब उन्होंने मेरी फैमिली पे रखकर एक झूठी स्टोरी सुनाई। उस वक्त तुम जितने हैरान थे मैं भी उतना ही हैरान था। लेकिन दोस्तों बेंस को इसकी बातों पे यकीन नहीं होता और वो सारी सच्चाई बताने के लिए कहता है। जब सुरेश सारी बात नहीं बताता तो वो उसकी एक उंगली काट देता है। पर कुछ देर के बाद जॉर्ज सुरेश के फोन को ट्रेस करके उस होटल में पहुंच जाता है। वहां वो बेंस से कहता है कि मैं 36 साल से पुलिस में हूँ। इस दौरान मैंने जाने अनजाने में बहुत से गलत काम किए हैं। कुछ ही दिनों में मैं रिटायर भी होने वाला हूँ और मुझे अपने किए का रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। फिर वो आगे बताता है कि मैं तो यहाँ हूँ, पर तुम्हें पता है बैनी उधर क्या कर रहा है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि जॉर्ज के कहने पे बैनी ने बेंस की बीवी और बेटी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया और वहां वो उनको बुरी तरह से मारपीट कर रहा है। ये कबूल करने को कह रहा है कि बेंस ने ही अपने दोस्त को मारा था, क्योंकि बेंस का अपनी बेस्ट फ्रेंड की बीवी ललिता के साथ अफेयर था। हाँ दोस्तों, ललिता पहले बेंस की दोस्त की वाइफ थी और अपने बेस्ट फ्रेंड को रास्ते से हटाने के बाद उसने ललिता से शादी कर ली और ललिता के बेटे पवी को भी अपना लिया, ऐसा पुलिस वाले कहते हैं। वो आगे ये भी कहते हैं पर वो पवी को कुछ खास पसंद नहीं करता था, इसलिए आए दिन उन दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती थी। और फिर एक रात पवी की नीयत खराब हो गई अम्मू पे और उसने अम्मू की इज्जत लूट ली, जो कि बेंस से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने पवी को मार दिया। और ये बात तुम सभी भी जानते थे, मगर तुमने बेंस को बचाने के लिए चुप्पी साधी हुई है। पुलिस की ये सारी बातें सुनकर तो ललिता, अम्मू और बेंस हैरान। इधर जॉर्ज से बेंस कहता है कि ये सब बिल्कुल गलत है। हाँ, मैंने एक्सीडेंट के बाद अपनी दोस्त की बीवी बच्चों को सहारा दिया, पर मैंने पवी को अपने बेटे की तरह ही प्यार दिया। और ये सारी बात कि हमने पवी को मारा है, ये सरासर झूठ है। जॉर्ज कहता है पर तुम ये बात प्रूव कैसे करोगे? देखो, अगर तुम पवी की चिता को अग्नि देना चाहते हो तो तुम जो जो इल्जाम लगा रहे हो वो सब तुम्हें कबूल करने होंगे। तब मजबूरन बेंस को उसकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो पवी को आखिरी बार देखना चाहता था, इसीलिए वो सरेंडर हो जाता है। और जब वो पुलिस स्टेशन आता है तो अपनी बीवी बच्ची के बदन पे इतने सारे चोट के निशान देखता है, उसका कलेजा फट जाता है। पर पुलिस अब उन दोनों को रिहा कर देती है, क्योंकि उनके हाथों बेंस लग गया था। अब अगले दिन की बात है दोस्तों, जॉर्ज का रिटायरमेंट फंक्शन सही से चल जाता है। फिर रात में वो बेनी से कहता है कि अब मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, मेरे बाद तो तुम्हें इंस्पेक्टर बनना है, इसीलिए आज रात सभी पुलिस वालों को जल्दी घर भेज दो। पुलिस स्टेशन में सिर्फ तुम रहना, मेरे कुछ आदमी आएंगे जो बेंस का काम तमाम कर देंगे। अगर तुम मेरे बताए हुए रास्ते पे चलोगे तो तुम्हें प्रमोशन मिलने से कोई नहीं रोक सकता। फिर क्या था दोस्तों, बेनी फिर से जॉर्ज की बातों में आ जाता है और वो पूरा पुलिस चौकी खाली करवा देता है, जिससे सुरेश को शक होता है कि जरूर आज भी ये लोग कुछ कांड करने वाले हैं। इसलिए वो कुछ देर के बाद वापस पुलिस स्टेशन आता है और देखता है कि चौकी में अंदर से लॉक लगा हुआ है। वो काफी खोलने को कहता है पर कोई नहीं खुलता। तब उस अंदर से तेज मारपीट की आवाज आती है। दरअसल वो लोग आए तो थे बेंस को मारने के लिए, लेकिन बेंस ही उन पर भारी पड़ गया। अब वो सभी को मारपीट करके आखिर में बेनी से पूछता है कि मेरी बेटे को क्यों मारा तुमने? तो बेनी बताता है मैंने थोड़ी मारा, उसका तो जॉर्ज सर के साथ कुछ लफड़ा था, उन्होंने उसको बुरी तरह से टॉर्चर करके मारा। पर कुछ देर के बाद तुम आ गए अपनी गाड़ी छुड़वाने के लिए, तो तुम्हें आता हुआ देखकर जॉर्ज सर ने मुझसे कहा लाश को कहीं छिपा दो। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने जल्दबाजी में लाश तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में छुपा दी। इसीलिए जब जॉर्ज सर ने मुझसे कहा कि गाड़ी दे दो तो मेरी हालत खराब हो गई। मैंने उनको धीरे से कहा कि लाश मैंने इसी गाड़ी में छुपाई हुई है। तो तब उन्होंने तुमसे कहा कि गाड़ी छोड़ने के बदले तुम हमें सुरेश की बहन की प्री वेडिंग सेरेमनी में लेकर चलो, और बाकी तुम्हें बताइए। ये सब जानने के बाद बेंस पुलिस स्टेशन से फरार हो जाता है और इस बारे में जब जॉर्ज को पता चलता है तो पूरे शहर में वो नाकाबंदी करवाने पे जुट जाता है और उसकी बीवी बेटी से पूछता है कि बेंस कहाँ है, पर उन्हें तो पता नहीं है। मगर जॉर्ज ये बात नहीं समझता और उसकी बीवी बच्ची को बहुत मारता है, पीटता है। तभी उसे बेनी के नंबर से फोन आता है। फोन बेंस ने किया था। वो बताता है कि मैं इस वक्त तुम्हारे घर पर हूँ, तुम्हारी बेटी मैरी घर पर अकेली है ना। सुनकर जॉर्ज बिल्कुल पागल हो जाता है और सीधे आता अपने घर, अपनी बेटी मैरी को आवाज लगाता है और उसको मैरी नहीं मिलती। तब उसे घर के बाहर बेंस की गाड़ी दिखाई देती है, जिससे वो डर जाता है। उसे लगता है कहीं बेंस ने बदला लेने के लिए मेरी बेटी को मार तो नहीं दिया।
वो डरते डरते डिक्की खोलता है, लेकिन जब उसे उसके अंदर अपनी बेटी की लाश नहीं मिलती तब वो राहत की सांस लेता है। फिर वो पीछे से बेंज जॉर्ज पे कर देता है हमला और इन दोनों के बीच होती है भयंकर फाइट और आखिर में बेंज जॉर्ज के मुंह पे प्लास्टिक बांधकर उसका दम घोटकर मार डालता है। और खिड़की से ये सारी चीजें मैरी देख रही होती है। अपने पिता की मौत के बाद वो अपनी मरी हुई माँ की तस्वीर देखती है और फिर हमें पता चलता है दोस्तों कि पवी का सुरेश की बहन के साथ नहीं बल्कि जॉर्ज की बेटी के साथ रिलेशनशिप था, जिसके बारे में जॉर्ज को पता चल गया था। तो उसने पहले तो अपनी बेटी को खूब मारा पीटा और धमकाया कि अगर मेरे हिसाब से नहीं चलोगी तो जिस तरह मैंने तुम्हारी माँ को मारा उसी तरह तुम्हें भी मार दूंगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। और फिर उसने पवी को पुलिस स्टेशन बुलाया और वहां उसके साथ मारपीट की। हालांकि पवी ने अपना इंटेंशन क्लियर कर दिया था कि मैं मैरी को लेकर सीरियस हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, पर फिर भी जॉर्ज उसको ये कहकर टॉर्चर कर रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी एक पुलिस वाले के घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की। और फिर मारते मारते उसने पवी को जान से मार डाला। बाकी आगे की स्टोरी तो हमें पता ही है कि कैसे फिर जॉर्ज ने बेनी के साथ मिलकर पवी की लाश को बेंज की गाड़ी से वहां हिल्स में दफनाया। अब अगले सीन में पवी के पोस्टमार्टम के बाद उसकी लाश को उसके घर लाया जाता है, जहां उसकी माँ बहन का तो रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो गया था। लोगों की भीड़ लगी होती है पवी को आखिरी बार देखने के लिए। यहाँ सुरेश मैरी को लेकर आता है ताकि वो भी आखिरी बार पवी को देख सके, क्योंकि वो सच में पवी से बहुत प्यार करती थी। अब दोस्तों बेंज खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। जब उसे कोर्ट में पेश किया जाता है तो पुलिस वाले उससे कहते हैं अगर आप मुंह ढकना चाहते हैं तो ढक सकते हैं, क्योंकि बाहर मीडिया वाले हैं। पर बेंज बिना मुंह ढके मीडिया के सामने जाता है और मीडिया वाले उससे सवाल पे सवाल करते हैं कि क्या आपने ही बेटे को मारा आपने? तो बेंज प्राउडली कहता नहीं, मैंने अपने बेटे को नहीं बल्कि उसके कातिल को मारा। और इसी के साथ होती है मूवी यहाँ पर खत्म। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।